भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन। भारत के नाम के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में आर्यों के पौराणिक राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा। इसका एक नाम हिंदुस्तान भी है जिसे फारसवासियों ने दिया। फारसवाई स को हर कहते थे, अतः वे सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, अतः उन्होंने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। यूनानी व रोमवासी सिंधु को इंस और इसके पूर्व की भूमि को इंडिया कहते थे, अतः इंडिया नाम यूनानियों की देन है। वर्तमान में इसे हिंदी में भारत तथा अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 376 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारतीय मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में लगभग 2 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप समूह 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत के सभी स्थानों के लिए एक निश्चित समय ज्ञात करने हेतु 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है, जो हमें भारत का मानक समय देता है। ये रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मानक समय के कारण ही भारत के सभी स्थानों की घड़ियां एक समय दर्शाती हैं, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ के रण से 2 घंटे पहले होता है। 82 डिग्री 30 याम्योत्तर को मानक याम्योत्तर चुनने का कारण ये है कि विश्व के देशों में आपसी समझौते के अंतर्गत मानक याम्योत्तर 7 डिग्री 30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, ताकि 7 डिग्री 30 देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच आधे घंटे 30 मिनट का समयांतर हो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत से भौगोलिक क्षेत्रफल में 6 बड़े देशों के नाम रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील 85.1 लाख वर्ग किमी तथा ऑस्ट्रेलिया हैं। कर्क रेखा 23% डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के ठीक बीचों बीच से गुजर है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, परंतु दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है। अतः इस रेखा के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में भारतीय महाद्वीप धीरे धीरे संकरा होता जाता है और हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। इनके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित हैं। इन समुद्रों ने अफ्रीका,
दक्षिण पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर हजारों किलोमीटर लंबी अविच्छिन्न श्रृंखला की भांति खड़ा है। यह उस पर्वत तंत्र का अंग है जो एशिया के हृदय स्थल में संसार की छत अर्थात पामीर से चारों ओर विकीर्ण होती है। हिमालय पर्वत की ऊंची एवं अपारगम्य श्रृंखलाओं ने भारत का संपर्क ट्रांस हिमालय क्षेत्र से नहीं होने दिया। इन ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के कारण मध्य एशिया से भारत में प्रवेश कुछ दरों से ही संभव है। इन पर्वतों से घिरे होने के कारण भारत की एकरूपता को बल मिलता है। स्थिति और उसका महत्व। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में भारत की अवस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी भागों से भारत लगभग समान दूरी पर स्थित है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग एवं सामुद्रिक मार्ग इसकी सीमा से या इसके तट के निकट से होकर निकलते हैं। इस प्रकार पूर्वी देशों से पश्चिमी देशों की ओर तथा पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व की ओर जाने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। भारत से पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर ये मार्ग चीन व जापान को, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देशों और पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका को तथा दक्षिण में श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाते हैं। स्वेज नहर के निर्माण ने भारत की अवस्थित का महत्व और भी बढ़ा दिया, क्योंकि इसके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के बीच लगभग 4800 किलोमीटर दूरी कम हो गई। स्वेज नहर और पूर्व में मलक्का जल संयोजक के आरंभ होने से लगभग सभी जलयान भारत से होकर निकलते हैं। इससे दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार भारत पश्चिमी औद्योगिक देशों को एवं पूर्व के विकासशील देशों के बीच एक संयोजक श्रृंखला के रूप में स्थापित है। भारत को दोनों प्रकार के देशों से निर्मित एवं कच्चे माल का आयात तथा निर्यात करने में अत्यधिक सुगमता रहती है। अपनी इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण प्राचीन काल से ही भारत का संपर्क तत्कालीन संपूर्ण विश्व से था। उस समय प्रमुख व्यापारिक स्थल मागा का केंद्र भारत ही था। पूर्व की ओर चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बाली आदि देशों तक तथा पश्चिम की ओर अरब, फारस, मिन, यूनान तथा रोम तक भारतीय व्यापारियों के जहाज विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं, गरम मसाले, मोती, हीरे, जवाहरात, सोना, रेशमी एवं सूती वस्त्र, खांड व कलात्मक वस्तुएं आदि ले जाया करते थे। दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, पल्लव आदि राज्यों ने तो पूर्वी देशों में उपनिवेश तक स्थापित किए थे, जहां आज भी भारतीय संस्कृति के चिन्ह प्रमाण के रूप में उपलब्ध होते हैं। बौद्ध धर्म का दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में तेजी से फैलने का कारण भी भारत की भौगोलिक स्थिति के महत्व को दिखाता है। वायुमार्गों की दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तम कही जा सकती है। पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व, चीन, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले वायुयान भारत से होकर ही निकलते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जहां पर ठहरकर वायुयान ईंधन एवं यात्री लेते हैं तथा यहां आपातकालीन स्थितियों में वायुयानों की तकनीकी खराबियों को भी दूर किया जाता है। हिंद महासागर के तट पर जितने भी देश अवस्थित हैं, उनमें भारत की तटीय सीमा हिंद महासागर के साथ सर्वाधिक लंबी है। स्थलीय स्थिति की दृष्टि से भी भारत का महत्व है। दक्षिणी एशिया के 3 बड़े प्रायद्वीपों में भारत सबसे बड़ा और अन्य 2 प्रायद्वीपों अरब तथा हिंद चीन
के बीच में स्थित होने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे पड़ोसी देश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अधिकांशतः प्राकृतिक हैं और वे ऐतिहासिक रूप से निर्धारित हैं। इस विशाल देश के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर तथा पूर्व में इसकी सीमाओं को हिमालय तथा उसकी श्रृंखलाएं निर्धारित करती हैं। भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं, जो मुख्य भूमि से समुद्र द्वारा अलग किए गए हैं। समुद्र पार भारत का सबसे निकट का पड़ोसी देश श्रीलंका है, जो पाक जलमरुमध्य द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। हमारा दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देश स्थित हैं, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि देश हैं। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है। उत्तर में भारत की सीमा हिमालय पर्वत बनाता है। यहाँ कुनलुन तथा काराकोरम जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित हैं। इसके उत्तर में चीन का सिक्किम प्रदेश है। इसके उत्तर एवं पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो अब चीन के अधीन है। तिब्बत की राजनैतिक तथा आध्यात्मिक राजधानी लासा भारत की सीमा से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इसके बाद भारतीय सीमा दक्षिण पूर्व तथा पूर्व की ओर मुड़ती है, जहां भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती हैं। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये सीमा लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। इन्हीं नदियों के बीच वाले भाग में नेपाल तथा भूटान भारत के पड़ोसियों के रूप में स्थित है। पूर्व में पहाड़ियों एवं पर्वतमालाओं की लंबी श्रृंखला भारत को म्यांमार से अलग करती है। इनमें मिश्मी, पटकाई बूम, नागा हिल, बेरल पर्वतमाला, मिजो हिल तथा आराकान योमा पर्वतमाला स्थित है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण घने वन और जटिल उच्चावच तथा तीव्रगामी नदियों के कारण भारत के म्यांमार के साथ स्थलीय संबंध अधिक सुदृढ़ नहीं बन पाए। उत्तर में हिमालय पर्वत की ऊंची श्रृंखला के कारण प्राचीन काल से ही हमारा संपर्क अन्य देशों से कम रहा, परंतु पिछले कुछ वर्षों में इन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हुआ है। भारत तिब्बत मार्ग का निर्माण सतलुज गाद से होकर किया गया है। इसी प्रकार संसार का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग 3450 मीटर कश्मीर लेह मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के दर्रे में से होकर जाता है। आधुनिक वायुमार्गों ने इस पर्वतीय दीवार का महत्व कम करते हुए भारत के उत्तर में स्थित देशों से संपर्क आसान कर दिया है। भारत की स्थलीय सीमा पर उत्तर में नेपाल, भूटान और तिब्बत, चीन, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार और पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित है। कश्मीर की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान की सीमाएं भी भारत को छूती हैं। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये सीमा रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, जो 3380 किलोमीटर लंबी है। भारत और पाकिस्तान के बीच विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर एम रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये 2912 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच विद्यमान 1463 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा पुनर्तः सुनिश्चित है। इस सीमा रेखा के सहारे भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य अवस्थित हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा पुनर्तः स्थलीय है एवं विशेष समझौतों द्वारा सुनिश्चित है। ये सीमा रेखा 4053 किलोमीटर लंबी है। भारत और नेपाल के बीच हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। ये सीमा रेखा 690 किलोमीटर लंबी है। भारत और भूटान के बीच 587 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है, जो 1896 में सर डरन द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। दक्षिण में श्रीलंका पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। इस प्रकार भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री किनारे की कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर है। स्पष्ट है कि भारत की विशिष्ट सीमाओं ने इस देश को एशिया के अन्य भागों से अलग एक निश्चित रूप प्रदान कर एक संपूर्ण भौगोलिक इकाई बनाया है। उत्तर में तीनों ओर पर्वतीय श्रृंखलाओं के फलस्वरूप एशिया महाद्वीप के स्थलीय प्रभाव और मध्य व पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल का भारत पर नगण्य प्रभाव पड़ता है, जो भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक एवं राजनैतिक इकाई के रूप में स्थापित करता है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारत जैसे विशाल देश में नृजातीय, धार्मिक, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अत्यधिक क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती है। इन विविधताओं के बावजूद भी भारत एक अखंड राज्य अर्थात संघ के रूप में स्थित है। इसकी भौगोलिक संरचना भी ऐसी है जो इसे चारों तरफ से संगठित रूप प्रदान करती है। भौगोलिक लक्षण। भारत के मुख्य भौगोलिक आधार निम्नलिखित हैं। देश का विशाल आकार। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह विश्व के 2.4% क्षेत्र पर फैला हुआ है और देश में विश्व की 17.19% 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या निवास करती है। इतने बड़े आकार के कारण इस देश में प्राकृतिक एवं मानवीय विविधताएं बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। स्थलाकृतिक विविधताएं। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। ध्रुवीय इलाकों को छोड़कर सबसे अधिक हिमनदियां हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। ये हिमनदियां उत्तरी भारत की प्रमुख नदियों को पूरे वर्ष जल प्रदान करती हैं, जिससे ये नदियां सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, गंडक आदि। उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, जिसकी उपजाऊ मिट्टियां घनी जनसंख्या का पोषण करती हैं। उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें कई छोटे छोटे पठार हैं। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट इसकी क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं को निर्धारित करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत का मुख्य सांस्कृतिक विभाजक है। इसके उत्तर में आर्य तथा दक्षिण में द्रविड़ संस्कृतियां हैं। जलवायु संबंधी विशेषताएं। मौसम और ऋतुओं की लय भारत की जलवायु की विशेषता है। कभी तो साल के कुछ महीनों में कई दिनों तक लगातार वर्षा होती है और कभी बिल्कुल नहीं। कभी पवनें समुद्र की ओर से चलती हैं तो कभी स्थल की ओर से। ये विशेषताएं भारत की जलवायु को मानसूनी बना देती हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। देश की अवस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पर्वतों की दिशा तथा उच्चावच जैसी विविधताएं तापमान व वर्षा संबंधी विषमता व विविधता को जन्म देती हैं। अपवाह तंत्र में विविधता। उत्तरी भारत में बहने वाली नदियां हिमालय
के हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है और इनमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय नदियां हिमरहित क्षेत्रों से निकलती है और जल की आपूर्ति के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर करती है। इन घाटियों में जल प्रवाह मौसमी होने के साथ साथ अनिश्चित भी है। भारतीय नदियों में जल प्रवाह के मौसमी, अनिश्चित एवं अनियमित होने के कारण देश में सूखे एवं बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। अतिवृष्टि होने पर बाढ़ तथा अनावृष्टि होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार तो एक ही समय पर भारत में एक भाग के लोग सूखे की मार को झेल रहे होते हैं तो दूसरे भाग में बाढ़ के कारण जन धन की अपार क्षति होती है। प्रजातीय एवं मानव जातीय विविधताएं ऐसी मान्यता है कि भारत में विभिन्न प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों से हिमालयी दर्रों को पार कर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जहां नदी घाटियों की उपजाऊ भूमि थी आकर बस गए। मानव शास्त्रियों का विचार है कि आदि मानव भारत में 4-5 लाख वर्ष पहले आया था। भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या का वर्तमान वितरण मुख्य रूप से 6 प्रजाति समूहों के आधार पर हुआ है। इनके नाम निग्रिटो, आद्य ऑस्ट्रेलियाई, आदिवासी, मंगोल, भूमध्यसागरीय, पाश्चात्य एवं नॉर्डिक हैं। इनका प्रादेशिक वितरण काफी विषम है। ऐसी विविधता एवं विषमता के कारण देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अनुसूचित जनजातियां ये आदिम लोग हैं जो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत में आकर बसे थे। अनुसूचित जनजातियां जंगलों तथा दुर्गम स्थानों पर समूहों के रूप में रहती हैं। यही भारत की मूल निवासी मानी जाती है। इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना देश की शेष जनसंख्या से भिन्न होती है। पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसके कारण उनकी संख्या में प्राकृतिक वृद्धि तथा कुछ अन्य जातियों को जनजातियों की सूची में सम्मिलित करना है। संघीय सरकार के मूल संविधान में इनके सुरक्षा तथा आवश्यकताओं को देखते हुए अलग से विचार बनाए गए हैं जो इनके क्षेत्र के प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तथा उनकी उचित देखभाल के लिए संघीय शासन प्रणाली सर्वाधिक अनुकूल प्रतीत होती है। अनुसूचित जातियां, भारत के जाति व्यवस्था में इनको सबसे नीचे रखा गया है। इस समय देश में लगभग 542 अनुसूचित जातियां हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 16.6 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 16.2% है। इनका अधिकांश संकेंद्रण सतलुज गंगा के मैदान में पाया जाता है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी तथा उपयुक्त जलवायु के कारण इन्हें कृषि श्रमिकों के रूप में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, गोवा, मिजोरम, दमन व दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार आदि में इनकी संख्या नगण्य है। जनसांख्यिकीय विविधताएं जनसंख्या का घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, आयु संरचना आदि महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय तत्व हैं। इन तत्वों में अत्यधिक प्रादेशिक विषमताएं पाई जाती हैं। जनसांख्यिकीय अनुक्रम में केरल सबसे विकसित तथा बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है। किसी राज्य की जनसंख्या अधिक साक्षर है, किसी की कम, किसी का लिंगानुपात ज्यादा है, केरल, तो किसी का कम, हरियाणा, कहीं समानता अधिक है, बिहार, तो कहीं कम, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार जनांकीय विविधताएं विद्यमान हैं। आर्थिक विषमताएं, भारत का भौगोलिक आधार इस प्रकार निर्धारित है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के संदर्भ में बड़े पैमाने पर स्थानिक विषमताएं पाई जाती हैं, जिनके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास के स्तर में प्रादेशिक विषमताओं का पाया जाना स्वाभाविक ही है। भारत में कई पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और कई इतना विकसित हैं कि उनकी तुलना विकसित देशों से की जा सकती है।
इन आर्थिक विषमताओं से भारत के सभी क्षेत्रों का समुचित एवं समान विकास नहीं हो सका है।